Students, I am going to discuss about diseases, disorders and injuries of the joints, and this is from medical surgical 1. Okay. एंड जो नए व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी इस तरीके की वीडियोस होती हैं इसमें अपलोड की जाती हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, तो उससे वो आप भी बेनिफिट ले पाएँ अगर वो आपके काम की है। अगर आपके काम की ना है तो आप स्किप कर लीजिएगा। जब तक कि आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं जो है कुछ ही डिसऑर्डर और प्रॉब्लम को शेयर कर रही हूँ। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें फिर अदर बोनी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है? ये टीयर होता है टेंडन फाइबर्स का, यानी कि ये जब ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं जो टेंडन्स होती हैं, तब ये जो होता है वो स्ट्रेन कहते हैं उसको, ठीक है। और ये ओवर स्ट्रेच हो जाती तो फिर ये टीयर भी हो सकती हैं, तो इसमें इंजरी हो जाती है, तो इसी को स्ट्रेन बोलते हैं। और जो स्प्रेन होता है वो इंजरीज होती है वेयर लिगामेंट इज स्ट्रेच टोन विद इन द जॉइंट, और जब जॉइंट्स के अंदर, जब विद इन द जॉइंट क्या होगी, ये ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं ये लिगामेंट, तो ये लिगामेंट की मोस्टली ये जो होती है लिगामेंट की इंजरी होती है स्प्रेन, और ये जो होता है स्ट्रेन जो होता है वो टेंडन का होता है। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो स्प्रेन क्या होता है ये देखिए। स्प्रेन जो होता है ये जो पोस्टीरियर एंटीरियर जो टैलोफिबुलर लिगामेंट है उसकी इंजरी हो सकती है, यानी कि स्ट्रेच हो सकते हैं। जब इसको पैर मुड़ जाए या ओवर स्ट्रेच हो जाए तब ये होती है प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद फिर पेन करेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। और ये जो होता है आगे जो इसका फ्रंट में जो आप नीचे देख रहे हैं ये कैल्केनियो फेबुलर लिगामेंट है, तो इसमें भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। और भी लिगामेंट किसी में कहीं पर भी हो सकती है, मतलब मोस्ट कॉमन पार्ट है ये। जैसे कि आपने मोच वोच सुना होगा, वही उसी को बोलते हैं स्प्रेन, ठीक है। और जो स्ट्रेन होता है उसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये टेंडन की इंजरी होती है, ठीक है। जब यहाँ पे जो टेंडन होते हैं जो कि बोन को और मसल्स को एक साथ करके जोड़ते हैं, तो जब वो ओवर स्ट्रेच होते हैं तो उसमें इंजरी हो जाती है, यानी कि वो टीयर हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जो स्ट्रेन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेच होती है, टीयर होती है, राइप होती है कहाँ पे, इन द मसल्स बेली और टेंडन, यानी कि मसल्स बेली मतलब होता है जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मसल्स होती हैं वहाँ पे, या टेंडन की क्या होती हैं ये स्ट्रेच होने से क्या हो सकती है, टीयर हो जाती हैं। और ये जो होती है कहाँ पे होती है, ये जो जंक्शन बिटवीन द मसल्स बेली एंड द टेंडन, इन दोनों के जंक्शन में ये प्रॉब्लम देखी जाती है स्ट्रेन वाली। और स्प्रेन कहाँ पे होगा, स्प्रेन जो होता है वो होता है स्ट्रेच टीयर और राइप इन द लिगामेंट ऑफ द जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट कैप्सूल होते हैं वहाँ जो लिगामेंट्स होते हैं जो कि उसको कनेक्ट करके रखते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं ना उसमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, तो जब ये ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो ये देखिए स्ट्रेच हो जाते हैं तो वो टीयर हो जाते हैं, इससे फिर प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये हो गया स्प्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन में क्या होता है, ये मसल्स सॉफ्ट टिश्यूज, जो मसल इज सॉफ्ट टिश्यू, जो ये होती है मसल्स, यानी कि जो मसल्स की मैंने बताया था, मसल्स और टेंडन की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो मसल्स बेली होती है और टेंडन में जो भी इंजरी हो सकती है स्ट्रेच की वजह से, ठीक है। तो मसल्स क्या है, जो सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती हैं, और ये जो होती हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल जो सेल होती है उससे ये जब जो मूवमेंट में हेल्प करती है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है, यानी कि उससे फिर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी अगर इसमें इंजरी हो गई। और लिगामेंट क्या होते हैं कि लिगामेंट आर द शीट ऑफ द बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ये जो कोलेजन फाइबर्स के जो शीट होती है ये लिगामेंट कहलाते हैं। और ये जो होते हैं ये जो कनेक्शन का काम करते हैं बिटवीन टू बोन, यानी कि दो बोन को एक साथ कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट करते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रेन होता है वो क्या होती है, दीज इंजरीज आर यूजुअली कॉज बाय द एक्सेसिव फोर्स और टेंशन विद इन द मसल फाइबर्स, ठीक है। जब मसल फाइबर में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा और एक्सर्शन होगा, यानी कि ओवर वर्क हो रहा है, तब वो इंजरी होती है। और ये जो होती हैं टेंसाइल फोर्सेस आर प्रोड्यूस
और जब इसमें क्या होता है, जब एक्स्ट्रा फूड जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा फोर्स क्या हो रहा है इसमें अप्लाई किया जा रहा है व्हेन द मसल्स इज स्ट्रेच, जिससे मसल्स स्ट्रेच होती है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जितना उसकी मोशन रेंज ऑफ मोशन की जो लिमिट होती है उससे कहीं ज़्यादा वो मोशन करती है, यानी कि रेंज ऑफ मोशन उसका ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, तभी ये वाली इंजरी होती है, यानी कि ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं जब, ठीक है, मसल्स। तो कॉजिंग द फाइबर इज़ टीयर, तो जो मसल्स फाइबर्स होती हैं उसके वजह से वो क्या हो जाती है, टीयर हो जाती है, ठीक है। और ये वाला जो होता है स्ट्रेन जो होता है, दीज इंजरीज यूजुअली अकर व्हेन द जॉइंट इज़ फोर्स बियॉन्ड, ये भी वही है कि जो जॉइंट्स होते हैं हमारे वो बियॉन्ड द जो नॉर्मल एनाटॉमिकल लिमिट होती है उससे ज़्यादा जब वो क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा उसमें फोर्स लगता है, तब ये इंजरी हो सकती है। और रिजल्टिंग क्या होता है इसका, इन द स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल और बोथ। तो जब ओवर स्ट्रेच होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टीयर होगा लिगामेंट जॉइंट और कैप्सूल का या दोनों का, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल हैं, जो स्ट्रेन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इंक्लूडिंग द, ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, क्वाड्रिसेप्स, मतलब जितनी भी मसल्स के आप नाम ले सकते हैं जो कि हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, जैसे कि क्वाड्रिसेप स्ट्रेन हो गया और हैमस्ट्रिंग हो गया स्ट्रेन एंड द बाइसेप स्ट्रेन हो गया। और इसके एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि ये जो होता है ACL, MCL एंड LCL स्ट्रेन हो सकते हैं, जो कि एंकल और स्प्रेन हो सकते हैं, शोल्डर स्प्रेन हो सकते हैं, ठीक है। और दीज डिग्री ऑफ स्ट्रेन जो होते हैं ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में होते हैं, और स्ट्रेन और स्प्रेन भी क्या होते हैं, ये भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री में हम इसको देख सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, जो स्ट्रेन है और स्ट्रेन और स्प्रेन को देखिए। स्ट्रेन में क्या हो रहा है, मैंने बोला था कि जो मसल्स होती हैं, ये देखिए आप मसल्स को देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, ये हो रही है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट डिग्री में थोड़ी बहुत इन्फ्लेम हुई है, ठीक है, थोड़ी बहुत इन्फ्लेम हुई, दूसरी डिग्री में थोड़ी सी वो ब्रेक हुई है, और तीसरी में बिल्कुल से वो डिस्कनेक्ट हो गई एक दूसरे से। तो ये हो गई मसल्स इंजरी स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन में। और स्प्रेन में क्या होगा, जो स्प्रेन है उसमें यहाँ पे देखिए जो जॉइंट होते हैं, ये जो जॉइंट है, दो बोन के जो जॉइंट है, इसके बीच में जो होता है ये जो लिगामेंट है, ये देख पा रहे हैं, तो ये लिगामेंट है। जब ये इनके बीच में देखिए लिगामेंट दिख रहा है छोटा सा, तो जब ये फ्लैक्स होते हैं इस तरीके से, जब ये फ्लैक्स होते हैं तो यहाँ पर जो लिगामेंट होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमको फ्लैक्शन में, ठीक है, और एक्सटेंशन में, फ्लैक्शन में। तो ये क्या होता है, जब ओवर फ्लैक्शन हो जाएगा या इनकी लिमिट से ज़्यादा किया जा रहा है तो ये लिगामेंट क्या होते हैं, टूट जाते हैं आपस में, ये देख लीजिए, इससे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्प्रेन एंड स्ट्रेन। और कंटिन्यूएशन में देखते हैं तो वही है कि जो स्ट्रेन होता है वो इंजरी होती है मसल्स टेंडन की, और इसमें जो होती है मसल फाइबर जो होते हैं वो टीयर हो जाते हैं, किसके वजह से होते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग के। और स्प्रेन में क्या होता है, इंजरी होती है कहाँ पे, लिगामेंट में, जो कि जब क्या हो जाते हैं, स्ट्रेन वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, टोन हो जाएंगे विद इन द जॉइंट, जॉइंट के अंदर ही वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे कि ये होती है स्प्रेन वाली प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसको पेन होगा। तो इसमें क्या होगा, सिम्टम क्या आएंगे, इसके जो सिम्टम होंगे वो जहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है लोकलाइज पेन होगा, उस वहाँ पे स्टेपनेस हो जाएगी, यानी कि वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, डिसकलरेशन हो जाएगा, उसका नॉर्मल कलर नहीं होगा, और ब्रूजिंग हो जाएगी अराउंड द स्ट्रेन, यानी कि जहाँ पर वो प्रॉब्लम आई है उसके चारों तरफ क्या होगा, ब्रूजिंग हो जाएगी, स्ट्रेन जो होगी वहाँ पे स्ट्रेन मसल्स जो होगी वो ब्रूज हो जाएगी, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं, ये है जैसे, ये देखिए स्ट्रेन में क्या हो जाता है, इंजरी इज द मसल्स और द टेंडन, तो यहाँ पे ये जो टेंडन जा रहा है यहाँ पे कोई इंजरी हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, स्प्रेन में क्या होगा, इंजरी टू द लिगामेंट, जो लिगामेंट जा रहे हैं इसके अंदर जॉइंट में, ये जब फ्लैक्स होता है तो जो लिगामेंट है उसी में क्या हो जाता है, टीयर हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेन एंड स्प्रेन कंटिन्यू करते हैं। तो स्ट्रेन जो होता है वो कैन हैपन वाइल डूइंग एवरीडे टास्क, जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टेड टू एथलीट्स, यानी कि ये एथलीट्स भी को ही नहीं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये जो इनका लिए ही नहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये हमारे जो डेली लिविंग के जो टास्क होते हैं एवरीडे जो हम कर रहे होते हैं वो भी इससे क्या होते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये उसमें भी हो सकती है डेली लिविंग में, एवरीडे स्ट्रेन कैन हैपन, कभी भी हो सकता है, जबकि वाइल डूइंग एवरीडे टास्क, जबकि हम कोई जो कि डेली नीड जो भी डेली के काम हम करते हैं तब भी हो सकते हैं, ना केवल ये एथलीट्स को तो खैर होते ही हैं, पर उनको ही नहीं, ये सभी को हो सकते हैं, ठीक है।
और जो इसमें क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वो जो ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह जो खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, उनको ज़्यादा ये रिस्क डेवलप होता है स्ट्रेन का, ड्यू टू द इंक्रीज मसल्स यूज़, क्योंकि उनकी मसल ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेन और स्ट्रेन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हैपन टू एनीवन, ये किसी को भी हो सकता है, बट एथलीट्स आर, मैंने बोला हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, किसी को भी हो सकता है, चाहे हम डेली नीड के काम कर रहे हैं, चाहे तो कोई एथलीट्स है, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क में रहते हैं इससे। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, देखिए प्राइस आप याद कर लीजिए, प्राइस इसका ट्रीटमेंट है, तो प्राइस को हमने यहाँ नीचे डिनोट किया है, तो इस मेथड से हम इसका ट्रीट कर सकते हैं। पी फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, छोड़ना नहीं है, रेस्ट में रखना है। ठीक है, ये देखिए रेस्ट में रखना है, और इसके आइस कॉम्प्रेस करनी है, आइस का कॉम्प्रेशन करना है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको रेस्ट में देना है। ठीक है, और जो ये जो पार्ट होता है इसको एलिवेट करके रखना है, मतलब ऊंचे में, मतलब हार्ट की लेवल में इसको रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्राइस से पी फॉर प्रोटेक्शन, आर फॉर रेस्ट, और आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ए फॉर एलिवेशन। ओके, कंप्रेशन मतलब बांध के रखना, उसको कंप्रेस करना मतलब प्रेस करना। और जो कोल्ड कंप्रेशन भी इसमें देंगे, कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी देंगे उसमें आइस पैक के थ्रू, आइस पैक को दे के उससे कोल्ड कंप्रेशन देंगे, और उसको क्या करेंगे, रैपिंग टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, और उसको क्या करना है, रैप करके रखना है, जिससे कि जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग होती है, वो ना हो, कम हो, और इंक्रीज द हीलिंग प्रोसेस। और क्या हो, जब स्वेलिंग कम होगी, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हीलिंग प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही है, ये सेम वही है, मसल फाइबर का टीयर है, स्प्रेन में लिगामेंट वीक हो जाते हैं, और ये कब होते हैं, जबकि लिगामेंट वीकेंड लिगामेंट हो जाएंगे, तो वो सडनली एक्सेसिव एक्सर्शन जब उसमें पड़ता है, यानी कि जितना उनको चाहिए उससे ज़्यादा एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, और एज बाय द वेंचिंग और ओवर स्ट्रेन और स्ट्रेच, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेच उसको कर देंगे, ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन कहाँ पे है, ये एंकल में ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और जो द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर इसका देखें, तो मस्कुलर स्ट्रेन जो होता है वो अक्यूट फेज में इंक्लूड 5 स्टेप होते हैं, जैसे मैंने बताया, प्राइस, पी फॉर प्रोटेक्शन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज उसको मिनिमाइज इम्पैक्ट द विद द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है, पैडिंग वगैरह करके। और रेस्ट में क्या करना है, उसको रेस्ट देना है इंजरी वाले पार्ट को। और आइस, आई फॉर आइस है, तो उसमें ज़रूर है कि आइस का अप्लाई करना है, जिससे कि जो स्वेलिंग हो को वो रिड्यूस हो। ठीक है, और ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो इंजरी वाले साइड में। ठीक है, तो नेवर आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आइस कॉम्प्रेशन है वो 20 मिनट से ज़्यादा ना करें एक टाइम पे। तो जब 20 मिनट तक आपने कर लिया तो उसको छोड़ दें, फिर ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल उसमें आने के बाद उसको, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा आ जाए, फिर से आप कर सकते हैं रिपीट, लेकिन कंटिन्यूएशन में नहीं। ठीक है, और जो कॉम्प्रेशन होता है उसमें आप रैप करेंगे उसको, स्ट्रेन एरिया को उसके रिड्यूस करने के लिए, स्वेलिंग वगैरह को। ठीक है, और सॉफ्ट रैप बैंडेज आप उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि एसी की होगी और एसीई की। और एलिवेशन जो होता है वो कीप द स्ट्रेन एरिया एज क्लोज टू द लेवल ऑफ द हार्ट, जैसे मैंने बताया कि एलिवेशन में जो है उसके नीचे पिलो लगा के या कोई भी कंफर्ट डिवाइस यूज़ करके, चाहे वो ब्लॉक्स हो या वैसे पिलो ही होंगे, तो उसको लगा के थोड़ा सा हाइट को ऊंचा करना होगा हार्ट की लेवल में, ताकि जो जिससे कि क्या हो जाएगा कि जो ब्लड है वो उसका कलेक्शन नहीं होगा इंजरी वाले एरिया में। ठीक है, और जो आइस कॉम्प्रेशन है वो कोल्ड थेरेपी जो होती है, कोल्ड कॉम्प्रेशन थेरेपी बोलते हैं उसको, विल स्टॉप द पेन। वो क्या करेगा, जो आइस कॉम्प्रेशन जो थेरेपी है वो पेन को स्टॉप कर देगा, स्वेलिंग को कम करेगा, और वाइल द इंजरी स्टार्ट हीलिंग इटसेल्फ। और फिर क्या होगी, ये जब कम हो जाएगा पेन भी और स्वेलिंग भी, तो इंजरी जो होती, जो इंजरी वाला जो पार्ट है वो हील होना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। और कंट्रोलिंग द इन्फ्लामेशन इंपॉर्टेंट टू द हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, एंड द आइसिंग फर्दर रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड लीकेज इनटू द इंजर्ड एरिया। और जो आइसिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जो फ्लूइड है वो लीक ना हो इंजरी वाले एरिया में। ठीक है, एज वेल एज कंट्रोलिंग पेन, साथ ही वो पेन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और रोमेटि जो
ये तो हमने देख लिया था स्प्रेन एंड स्ट्रेन। अब हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, रूमेटाइज्म्स। ये जो रूमेटाइज्म एंड अर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये जो होती है क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जिससे कि क्या होता है मैनी टिश्यू और ऑर्गन जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है वो फ्लेक्सिबल जॉइंट में ये अटैक करते हैं, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है जो ये देखिए ये कार्टिलेज है, और ये जो है ये कार्टिलेज, ये देखिए ये जो इसने क्या कर रखा, बोन को कवर करके रखा है। ये टेंडन आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से ये फ्लैक्शन में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये जो कार्टिलेज होती है यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने लगी अर्थराइटिस में, तो ये जो होती है बोन इरोजन होने लग गया। ये देखिए बोन का इरोजन होने लगा, यहाँ पे को आप देख पा रहे हैं इरेगुलर शेप होने लग गई है। और यहाँ पे क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई, कहाँ पे, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग होने लगी है। और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हो गई स्वेल हो, मतलब इन्फ्लेम्ड हो गई है। और जो ये कार्टिलेज है ये जो होता है ये अलग होने लगा, यानी कि थिन हो जाता है, तो यहाँ पर स्पेस बन जाएगा, ठीक है, रिड्यूस जॉइंट स्पेस। और यहाँ पे जो जॉइंट का जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो जो अर्थराइटिस होते हैं उसके साइन एंड सिम्टम यही हैं, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में यही है, ये देख लीजिए, जो कि अभी आपने देखा था कि तो नॉर्मल था, और यहाँ पे को फिर इस तरीके से स्पेस बन गया है, उसमें स्पेस कम हो गया है, और ये जो साइनोवियल फ्लूइड भी अफेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से सारे जॉइंट हमारे काम करना प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये इंजरी होने लगती है यहाँ पे जॉइंट्स में, इन्फेक्शन हो जाएगा, ओबेसिटी कॉज हो जाती है, और जो हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी अल्टर्ड हो जाती है, ठीक है। तो जो रिमोटेड ये जो आप देख पा रहे हैं कि इसके जो की पॉइंट हम अगर देखें रिमोटॉइड अर्थराइटिस का, तो जो रिमेटिज्म है ये एक पुराना टर्म था जो कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू का जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो रिमेटिज्म है ये पुराना टर्म था जो मेडिकल में यूज़ किया जाता होगा। दैट हैज़ बीन रिप्लेस, लेकिन अब ये रिप्लेस है विद द फील्ड ऑफ द रिमेटोलॉजी। तो जो भी ये बोन की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, मतलब स्पेशली जॉइंट की बात करें तो ये रिमेटोलॉजी के अंदर आता है, इसी फील्ड में इसको स्टडी की जाती है, ठीक है। ऑल्दो द कॉज ऑफ द रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज अननोन, यानी कि इसका जो कॉज है ज़्यादातर तो इसका अननोन ही है, मेन कॉज। तो ऑटो इम्यून इसमें माना जाता है कि जो ऑटो इम्यूनिटी प्ले अ पायलट रोल इन द बोथ इज क्रोनिसिटी एंड द प्रोग्रेशन। तो ये जो कि पाइटल जो रोल होता है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल जो होती है ऑटो इम्यूनिटीज़ में प्ले करती है इसकी क्रॉनिसिटी के लिए और प्रोग्रेशन के लिए, यानी कि इसको क्रॉनिक बनाना, इसको ज़्यादा डिजीज़ को डेवलप करना, इसमें ये वाला ऑटो इम्यून हमारा जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, जो कि जिसको कि हम क्या कंसिडर करते हैं, सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ करके कंसिडर की जाता है, ठीक है। जिसमें कि हेल्दी सेल अपने ही जो सेल होते हैं वो अपने हेल्दी सेल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जो एंटीबॉडी होते हैं वो हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डिस्कवरी है विटामिन डी की इसकी जो डिस्कवरी की गई है, विटामिन डी दैट विटामिन डी प्ले अ रोल इन द इम्यून रेगुलेशन। तो जो ये पाया गया है कि जो विटामिन डी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए जो रिसर्चर्स में शो किया गया है कि जो भी इस तरीके के रिमोटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं जिनका कि प्लाज्मा लेवल जो होता है वो 25 OH-D3 था, ठीक है, प्लाज्मा लेवल जो था उनका कम था, यानी कि हाइड्रोक्सी विटामिन डी ये जो है ये विटामिन D3 और D2 को ही मिक्स करके विटामिन डी बोलते हैं। तो ये जो था 25 लेवल उनका प्लाज्मा लेवल था, और वो विटामिन डी जो होता है वो उनका पेशेंट को उससे इम्प्रूवमेंट मिला, मतलब जो इस टाइप के पेशेंट थे उनको विटामिन डी अगर दिया गया तो इम्प्रूवमेंट हुआ उन पेशेंट को। इम्प्रूवमेंट मतलब ऐसा रिसर्च में शो किया गया कि इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट विथ रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जो रिमोटॉइड वाले पेशेंट थे अर्थराइटिस वाले, उसमें विटामिन डी से क्या हुआ, उनको हेल्प मिली, इम्प्रूव मिला। और
देयर आर ओवर 100 टाइप ऑफ अर्थराइटिस। हम बोल सकते हैं कि 100 टाइप्स की अर्थराइटिस जो होती है उससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट वाली हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन। जो मोस्ट कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। वैसे तो 100 से भी ऊपर टाइप की अर्थराइटिस होती है। अर्थराइटिस एक मोस्ट कॉमन कॉज है डिसेबिलिटी का यूएस में, ठीक है। जो डिसेबिलिटी होती है उसका एक मेन कॉज है अर्थराइटिस, ठीक है, यूएस में। और ये जो होती है फिजिकल एक्टिविटी जो होती है इसमें वेरी डिफ़िकल्ट हो जाती है जिनको कि ये वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं। अगर इसकी टाइप की बात करें, देखिए ये हेल्दी है, यहाँ पर ये हेल्दी है, लेकिन ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके की पॉइंट देखें तो जो रूमेटिज्म है, रूमेटिज्म का मैंने आपको बताया कि ये जो एनी डिसऑर्डर ऑफ द मसल्स, जो भी मसल्स के डिसऑर्डर होते हैं, टेंडन, जॉइंट, बोन, नर्व के जो होते हैं उसी को रोमेटिज्म कहते हैं, ये रोमेटिज्म कहते हैं। और ये कैरेक्टराइज बाय द पेन, डिस्कम्फर्ट एंड डिसेबिलिटी। तो ये पेन, कंफर्ट, डिसेबिलिटीज़ में होती है। ऑब्वियसली ये सब प्रॉब्लम आएगी तो पेन भी होगा, और पेन होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा, और फिर डिसेबिलिटी भी कॉज हो जाएगी। और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। जब वो ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है और प्रोग्रेस हो जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहलाती है। और इसका जो इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक द जॉइंट, इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है हमारे जॉइंट को अटैक करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो जॉइंट है इसका इफेक्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, ये जो थिक हो गई है साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक हो गई, जो साइनोवियल फ्लूइड था वो इन्फ्लेम्ड हो गया, और मतलब थिक हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया। और जो यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है वो भी डिजनरेटेड हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका ये कम हो जाएगा और स्पेस, और ये कार्टिलेज भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपना आप ही इसका शेपलेस हो जाएगा और पेन करेगा। इस तरीके से ये कॉज करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आगे आपको स्लाइड में बता ही दिया। तो फिर उसके बाद देखते हैं कैरेक्टराइज। तो कैरेक्टराइज्ड बाय पेन होगा, इसमें इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी जॉइंट में। जैसे कि जहाँ जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन ये वाली प्रॉब्लम आ रही जॉइंट में तो वहाँ पे स्वेलिंग भी होगी जॉइंट में। स्टिफनेस होगा, वीकनेस होगी, और उसमें जो मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि हिलाने डुलाने में उसको पेन होगा तो वो नहीं कर पाएगा। डिफॉर्मिटी भी हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल है और यहाँ पे डिफॉर्म हो गया। तो टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी कैन बी अफेक्टेड, और जो टिश्यू होते हैं बॉडी के वो भी अफेक्टेड रहते हैं, जैसे कि स्किन, ब्लड, अदर टिश्यू भी अफेक्टेड हो सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम से, जैसे स्किन है, ब्लड है, वेसल्स, हार्ट, लंग और मसल्स, ठीक है। और जो रोमेटिज्म है और रिमोटॉइड अर्थराइटिस को ही बोलते हैं। तो जो जो कि रिमोटिज्म और रेमेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होता है कि इसमें नॉन स्पेसिफिक टर्म है ये मेडिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। यानी कि जब जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू की जो प्रॉब्लम होती है वो जो अफेक्ट होते हैं तो मेडिकल टर्म में जो है ये जो रोमेटिज्म है और रोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये अभी क्या है, नॉन स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है। और ये द स्टडी ऑफ एन थेराप्यूटिक इंटरवेंशन इज सच एज डिसऑर्डर कॉल्ड द रिमेटोलॉजी। ये हम पहले स्लाइड में देख चुके हैं कि जब भी इस वाली प्रॉब्लम जो जॉइंट की होती है उसकी प्रॉब्लम जब स्टडी की जाती है उसकी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के लिए तो उसको रिमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो रेमोटॉइड डिजीज़ होती है ये टर्म होता है, इसको यूज़ किया जाता है रेफर टू कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के लिए, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का जो भी डिसऑर्डर होगा उसको रेमोटॉइड अर्थराइटिस उसमें डालेंगे डिसऑर्डर में, ठीक है। तो रेमोटॉइड अर्थराइटिस क्या है, ये एक क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें कि अफेक्ट होती है मैंने टिश्यू, ऑर्गन होते हैं, बहुत सारा सभी कुछ इफेक्ट हो सकता है लेकिन अफेक्टेड रहता है। बट जो ज़्यादा होता है वो फ्लेक्सिबल साइनोवियल जॉइंट होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं जिसमें कि साइनोवियल भी अफेक्ट होता है। तो जो प्रोसेस होते हैं इसमें क्या होता है, जो द प्रोसेस इन्वॉल्व एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द कैप्सूल अराउंड द जॉइंट। इसमें जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था कि जो अराउंड द जॉइंट कैप्सूल होता है वो क्या होता है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है उस जो कि कैप्सूल के अराउंड में उसको कवर करके रखा है। तो ये प्रोसेस यहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है। और सेकेंडरी क्या होगा, उसमें फिर स्वेलिंग होगी जिसको कि हाइपरप्लेजिया बोलेंगे। स्वेलिंग होती है उसमें साइनोवियल सेल में एक्सेस हो जाएगा साइनोवियल फ्लूइड, तो ये आप देख रहे हैं शेपलेस होने लगता है फिर,
जहाँ पर भी ये वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो देयर इज़ नो क्योर ऑफ द रोमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब कि कोई ऐसा नॉन क्योर ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए स्पेसिफिक, जिसको कि बोला जा सके कि इस वाले ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है। बट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे कि क्या हो सकता है, ये वाली प्रॉब्लम सिम्टम जो होते हैं ये मॉडिफाई हो सकते हैं, यानी कि दूर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। और जो गोल है ट्रीटमेंट का उसमें मिनिमाइज़ करना है क्लिनिकल सिम्टम को, जैसे कि पेन कम करना, स्वेलिंग दूर करना, एज वेल एज प्रिवेंटिंग बोन डिफॉर्मिटी, और साथ ही साथ जो है वो बोन की जो डिफॉर्मिटी है, जैसा अभी हमने देखा था स्लाइड में, उस तरीके की डिफॉर्मिटी को भी कम करना। एंड रेडियोग्राफिक डैमेजेस, जो रेडियोग्राफ में डैमेजेस दिख रहा उसको भी मिनिमाइज करना, जैसे कि एग्जांपल में बोन इरोजन दिखता है ना, विजिबल होता है एक्सरे में, तो उसको उस डैमेज को भी कम करना। एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, और जब ये सब कम होगा तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ द लाइफ जो होगी वो मेंटेन रहेगी, और उसको मेंटेन करना इसका एम रहता है। और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इम्प्रूव करने की, जब वो सब होगा तो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है वो भी इजीली कर पाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है उसको कंटिन्यू देखें तो जो ये प्रॉब्लम है, डिस्कवरी ऑफ द विटामिन डी रिसेप्टर्स, जो विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं उसकी जो डिस्कवरी है इन द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो वो एक फैक्ट है कि जो उनके जो ये जो ये जो होती है ना डेंड्राइटिक सेल जो होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, तो वो क्या करती है, विटामिन डी हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, जिसका जो सजेशन दैट द विटामिन डी कुड हैव इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि जो देखा जाता है रिसर्च के थ्रू भी कि विटामिन डी जो होता है वो जो इम्यून सिस्टम की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको क्या करता है, उसको रेगुलर करने की प्रॉपर्टीज़ विटामिन डी में देखी जाती है, यानी कि ऐसे गुण हैं कि उसको क्या कर सकता है, वो रेगुलेट कर सकता है, यानी कि मैनेज कर सकता है उसको, ठीक है। रिसेंटली ग्रेटर इनटेक ऑफ द विटामिन डी, और ये रिसेंटली देखा गया है कि जो ग्रेटर इनटेक करते हैं विटामिन डी का वॉज एसोसिएटेड विद अ लॉन्गर रिस्क ऑफ द लोअर रिस्क ऑफ ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि जो विटामिन डी का ठीक तरीके से, जिसका विटामिन डी का लेवल ठीक है ब्लड में और जो उसको ले रहे हैं ठीक से, तो उनके लोअर रिस्क हो जाते हैं ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस के, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट देखें तो ये इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें, ट्रीटमेंट का समरी देखते हैं, वैसे तो ट्रीटमेंट देख ही लिया, तो ये पेन किलर है, ये है NSAIDs, ठीक है, ये है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ये है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस मॉडिफायर्स, और ये है DMARDs का मतलब होता है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक डिजीज़, ये जो मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट क्या होता है कि पेन किलर जो होती है वो जो मॉडरेट पेन रिलीफ, जो कम पेन है उसको ये पेन कम कर सकती, कम पेन वाले को जिसका मॉडरेट पेन है उसको पेन किलर रिलीव कर लेगी, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट होगा थोड़ा कम होगा, एग्जाम्पल है इसकी ये टाइलिनॉल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो इसमें ये वाली अगर उसको NSAIDs देंगे तो माइल्ड सीवियर रिजल्ट आएगा पेन रिलीफ में, और मॉडरेट होगा इसमें साइड इफ़ेक्ट। और इसका जो एग्जांपल है वो है आइब्यूफेन और कैलीकॉक्सिब, ठीक है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, एग्जांपल है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर दें तो वो क्या करेगा कि उसका रिजल्ट ये होगा कि पेन, इन्फ्लामेशन और जॉइंट डैमेज को वो रिलीफ देगा, और साइड इफ़ेक्ट उसके सीवियर होगा, और एग्जाम्पल उसका प्रेडनिसोलोन उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स देते हैं तो पेन, इन्फ्लामेशन एंड जॉइंट डैमेज तो प्रिवेंट करेगा, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। और इसमें होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है एबाटासेप्ट और ये एडीम्यूवेम, ठीक है। और जो DMARDs जो होगा अगर वो देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स ये होती हैं, तो इसमें क्या होगा कि पेन, इन्फ्लामेशन और जॉइंट डैमेज जो होते हैं वो प्रिवेंट होगा, साइड इफ़ेक्ट इसमें सीवियर होगा, और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो है मैथोट्रैक्सेट, ठीक है, ट्रैक्सटेट। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कुछ कॉमन इंजरीज़ हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बता दूंगी। कुछ और हैं जो कि जॉइंट्स, जो कि मैंने बोन से रिलेटेड ही कुछ दिए हैं टर्म्स आपको, तो वो मैं आपको उसमें
बता दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।